आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोमेंटोर। आज हम गैस एक्सचेंज एंड वुमेन जो है टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 12 यूनिट नंबर 7 जो है एमडी कैट का जो है स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो टॉपिक जो है अनाटमी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, जिसमें जो है हमने ऑक्सीजन जो है और उसके बाद ऑक्सीजन के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड, रोल ऑफ हीमोग्लोबिन एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है डिस्कस करना है। उसके बाद रेस्पिरेटरी कुछ डिसऑर्डर हैं जिनमें ट्यूबरकुलोसिस, एम्फीसीमा है या लंग कैंसर है, इसको जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी हम स्टार्ट करते हैं अनाटमी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जब हम अनाटमी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें दो चीजें इंक्लूड हैं, एक एयर पैसेज वे है और उसके बाद दूसरा जो है लंग्स है। तो सबसे पहले अगर एयर पैसेज वे को देखा जाए तो इसमें जो है थ्रू विच द एयर एंटर्स और लीव द लंग्स, और इसका जो पाथ वे नॉस्ट्रल्स है या उसके बाद नेजल कैविटीज रखता है। उसके बाद जो है फेरिंग्स है थर्ड पे, फोर्थ पे जो है लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद टर्मिनल है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है और उसके बाद एल्वुलर डक्ट और लास्ट पे है एल्वुलर सैक। तो ये एक पूरा पाथ वे है जिसको हमने क्या करना है, स्टडी करना। तो मैंने कोशिश किया इसको टेबुलर फॉर्म में लेके आऊं और सबसे पहले जो है इन ये जो डिफरेंट पार्ट है इनकी अनाटमी देखी जाए और उसके बाद इसकी जो फिजियोलॉजी है उसको डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले जी हम नॉस्ट्रल से स्टार्ट करते हैं। नॉस्ट्रल्स की अगर अनाटमी की बात की जाए तो इसमें बोन है, कार्टिलेज है, एयर स्ट्रक्चर है या उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन है। और इसकी अगर फिजियोलॉजी की बात की जाए तो जो लार्जर पार्टिकल होते हैं उनको फिल्टर करता है। उसके बाद मॉइस्चरिंग इसका काम है, वार्मिंग इसी का काम है। उसके बाद नेक्स्ट नेजल कैविटीज पे आ जाते हैं। नेजल कैविटी जो है, ईच नेजल कैविटी सब डिवाइडेड इनटू 3 पैसेज। तो हर जो नेजल कैविटी है उसको 3 पैसेज में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। सिलिएटेड एपिथेलियम इसमें मौजूद है और उसके बाद इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है एज इन दी नोस्ट्रल्स। उसके बाद इसका फंक्शन भी सेम जो कि हम नोस्ट्रल्स का पढ़ चुके हैं, फिल्ट्रेशन, मॉइस्चरिंग, वार्मिंग, इसका भी वही फंक्शन है। नेक्स्ट जो है फेरिंग्स है या थ्रोट है, मस्कुलर पैसेज है, म्यूकस मेम्ब्रेन है और उसके बाद चैनलाइज द एयर टू लैरिंग्स। एयर को क्या करता है, लैरिंग्स तक चैनलाइज करता है। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू डेवलप किया जाता है एमडी कैट के लिए, वो ये कि कॉमन पार्ट जो है, कॉमन पार्ट जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी हिस्सा हो और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा हो, तो कौन सा पार्ट जो है कॉमन है। तो इस फेरिंग्स या थ्रोट को जो है कॉमन पार्ट लिया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी। बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट था, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद लैरिंग्स, जिसका दूसरा नाम जो है वॉइस बॉक्स भी है, कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है, ग्लॉटस। एक्चुअली जो लैरिंग्स की ओपनिंग है उसको ग्लॉटस कहते हैं। इसी ग्लॉटस के ऊपर जो इसका लेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है उसको एपिग्लॉटस कहते हैं। इसमें वोकल कॉर्ड्स मौजूद हैं जो कि वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। जब एयर वाइब्रेट करेगी तो ये वोकल कॉर्ड जो है वॉइस प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इसकी अगर फिजियोलॉजी की बात की जाए तो एयर पैसेज वे है, उसके बाद वॉइस प्रोडक्शन कर रहा है। नेक्स्ट जो है हम जो है ट्रैकिया या विंड पाइप की बात करते हैं। इसकी अगर पोजीशन देखी जाए तो वेंट्रल टू एसोफेगस है, सी शेप, इसमें कार्टिलेज रिंग मौजूद होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम है। उसके बाद म्यूकस सेल मौजूद है या गोबलेट सेल मौजूद है। इसका काम भी क्या है, एयर को पास कराना है, उसके बाद मॉइस्चरिंग करना है और थर्ड पे फिल्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट हम प्राइमरी ब्रोंकाई देखते हैं जी। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है सी शेप कार्टिलेज रिंग है, इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम है, म्यूकस सेल है। उसके बाद एयर पैसेज वे इसका काम है, मॉइस्चरिंग, फिल्ट्रेशन, ये इसकी फिजियोलॉजी है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाएंगे सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई पे। इरेगुलर कार्टिलेज प्लेट इसमें मौजूद होती हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम है, म्यूकस सेल है और जबकि इसमें जो है इसका फंक्शन जो है सेम जो कि हम प्राइमरी ब्रोंकाई में पढ़ चुके हैं वही इसका फंक्शन है। इसमें एक पॉइंट स्टूडेंट आप नोट करेंगे, बड़ा की पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से। इधर देखें, प्राइमरी ब्रोंकाई में आपने देखा है सी शेप कार्टिलेज रिंग मौजूद है, जबकि इधर जो कार्टिलेज है वो क्या है, इरेगुलर कार्टिलेज प्लेट्स मौजूद है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में आप देखेंगे कि डायमीटर जो है जब 1 mm से कम हो जाए
तो तब इसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और तब इसमें कार्टिलेज भी इसमें मौजूद नहीं है, तो नो कार्टिलेज, ब्रोंक्यूल्स में कोई भी कार्टिलेज मौजूद नहीं है, जबकि इधर कार्टिलेज मौजूद है और इधर भी कार्टिलेज मौजूद है। तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, जो है ये जो है दिए जा सकते हैं, पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद इसका काम भी सेम फिल्ट्रेशन है, एयर पैसेज है, उसके बाद फिल्ट्रेशन मॉइस्चरिंग है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की बात करते हैं, इसमें भी कोई कार्टिलेज नहीं है, कोई सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं है। देखें जी, पहले मैं बात करता आया हूँ सिलिएटेड एपिथेलियम है, अब देखें जब हमने रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की बात की है तो इसमें कोई सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं है, जबकि टर्मिनल ब्रोंक्यूल में सिलिएटेड एपिथेलियम मौजूद थी। जबकि जब आप रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की बात करते हैं, नो सिलिएटेड एपिथेलियम है, इसमें कोई सिलिएटेड एपिथेलियम मौजूद नहीं है। तो इसका काम क्या करना है, गैस एक्सचेंज करना है। तो आप इधर से ही टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का फर्क भी देख सकते हैं, और इसमें जो करेक्टर है वो इसके कुछ करेक्टर नहीं है। तो ये आप इसमें डिफरेंस देखेंगे, और डिफरेंस को भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखेंगे, इससे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है डेवलप किए जा सकते हैं। उसके बाद है एल्वुलर डक्ट्स एंड एल्वुलर सैक है, सिंगल लेयर सराउंडेड स्ट्रक्चर है ब्लड कैपिलरीज के जरिए। और उसके बाद सरफेक्टेंट जो है इसको क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है, लाइंड होती है, इसका काम भी गैस एक्सचेंज करवाना है। उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिससे रिलेटेड जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है यूएचएस के पेपर में जो है लिए गए हैं। इनमें एपिग्लॉटस है, एक्चुअली ये इनकी डेफिनेशन भी है, एपिग्लॉटस है कार्टिलेजिनियस लेड हैविंग मस्कुलर कंट्रोल। उसके बाद जो है वोकल कॉर्ड्स है, टू थिन एज स्टिच फैब्रिस बैंड्स हैं, लार्ज इन मेल सो दे हैव लो पिच वॉइस। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स है, मेड अप ऑफ मेनली सर्कुलर स्मूथ मसल्स है, चेंज इन डायमीटर इज पॉसिबल थ्रू द ब्रोंक्यूल। एयर सैक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स जो है वो क्या है, एयर सैक है। तो स्टूडेंट बात याद रखनी है, अगर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की बात की जाए तो आप नेफ्रॉन कहेंगे, इसी तरह जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो न्यूरॉन कहेंगे, इस तरह फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन की बात की जाए तो अमाइनो एसिड्स हैं, इस तरह फंक्शनल यूनिट ऑफ लिपिड्स की बात की जाए तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल है। तो ये की पॉइंट्स कुछ होते हैं, ये आपने क्या करने होते हैं, याद रखने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये फिर एक टेबल दिया गया, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कार्टिलेज से रिलेटेड है, या सिलिएटेड एपिथेलियम है, या उसके बाद स्मूथ मसल्स है, या स्मूथ मसल्स के बाद जो है इलास्टिक फाइबर्स है। तो ये आपने देखनी है। तो सबसे पहले देखें आप, इनमें सबसे पहले याद करने के लिए बड़ा इजी ट्रिक ये है कि सबसे पहले वो चीजें देखिए जो इनमें मौजूद है। तो देखिए ट्रैकिया और ब्रोंकाई में ये चारों चीजें मौजूद है, मतलब ट्रैकिया और ब्रोंकाई में कार्टिलेज भी मौजूद है, सिलिएटेड एपिथेलियम भी मौजूद है, स्मूथ मसल भी और इलास्टिक फाइबर भी। तो एक पॉइंट तो ये याद कर लेना है, बड़ा इजी ट्रिक आपको बता रहा हूं याद करने के लिए। वो ट्रिक ये है कि सबसे पहले ये याद करें कि इन स्ट्रक्चर में ये चारों स्ट्रक्चर किस में मौजूद है। तो देखिए ट्रैकिया और ब्रोंकाई में ये चारों स्ट्रक्चर मौजूद हैं, कार्टिलेज भी, सिलिएटेड एपिथेलियम भी, स्मूथ मसल भी और उसके बाद इलास्टिक फाइबर्स भी। ये देखें टिक किया गया, मतलब इनमें मौजूद है, ब्रोंकाई में भी। अब आपने इनमें ये देखना है कि जो इन सब स्ट्रक्चर में, ये चारों स्ट्रक्चर सब में मौजूद। तो अगर आप नोट करें तो ये स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर जो है सब स्ट्रक्चर में मौजूद है, जो इधर दी गई हैं, ये सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो है। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एब्सेंट होंगे, कार्टिलेज, इसमें जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जो कार्टिलेज है एब्सेंट होगी, सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, स्मूथ मसल भी प्रेजेंट है, इलास्टिक फाइबर भी। इस तरह रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, ये इसमें भी कार्टिलेज क्या है, एब्सेंट है, और उसके बाद जो है इसमें फिर जो है सिलिएटेड एपिथेलियम में भी कार्टिलेज क्या है, इसमें भी जो है एब्सेंट है, स्मूथ मसल इसमें मौजूद है, जबकि इस इधर भी क्या है, स्मूथ मसल मौजूद है। तो एल्वुलर डक्ट एब्सेंट है, इधर भी एब्सेंट है। एल्वुलर सैक, यहाँ पे भी एल्वुलर सैक में अगर कार्टिलेज की बात करें तो यहाँ पे भी एब्सेंट है, यहाँ पे भी, इधर भी सेम एब्सेंट है, यहाँ पे भी एब्सेंट है, इधर जो है मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे भी स्मूथ मसल मौजूद है, इसमें भी इलास्टिक फाइबर भी मौजूद है एल्वुलर डक्ट में, और उसका एल्वुलर सैक में भी इलास्टिक फाइबर जो है मौजूद है। तो ये इस टेबल में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डेवलप किए जा सकते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेटमेंट दी जा सकती हैं, और आगे इनके ये 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं।
तो 4 ऑप्शन इनने थोड़ी बहुत चेंज करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, याद कीजिएगा, ताकि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद हम लंग्स पे आते हैं। लंग्स जो है इंट्रोडक्शन है, क्लोज सेक कनेक्टेड टू द आउटसाइड बाय द वे ऑफ ट्रैकिया, नोस्ट्रल्स और माउथ। नोस्ट्रल या माउथ के जरिए, ट्रैकिया के जरिए कनेक्टेड है। इनके साइज की बात की जाए तो राइट एंड लेफ्ट लंग्स आर अनइक्वल इन साइज, साइज में अनइक्वल है। अपीयरेंस की बात की जाए तो स्पॉन्जी है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वोलाई। उसके बाद लोकेशन क्या होती है लंग्स की, चेस्ट कैविटी में मौजूद है। और उसके बाद इसमें जो मसल्स हैं, चेस्ट कैविटी इज बाउंड बाय या रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल। इसमें इंटरकोस्टल मसल जो है पाए जा रहे हैं और रिब्स जो है इनको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। डायाफ्राम जो है फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी जो होती है, इसको डायाफ्राम कहते हैं। उसके बाद पेलूरा क्या है, पेलूरा जो है लंग्स को जो डबल मेम्ब्रेन कवर कर रही है, थिन मेम्ब्रेन से, उसको पेलूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद सरफेक्टेंट है, सरफेक्टेंट जो है मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन है और एल्वोलेयर एपिथेलियम जो है ये इसको स्क्रीट कर रहे हैं। उसके बाद फॉर्म अ लेयर ओवर द सरफेस ऑफ द फ्लूइड विद इन द एल्वोलाई टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन, ये सरफेक्टेंट का फंक्शन है। उसके बाद अगर सरफेक्टेंट में कोई डिसऑर्डर या कोई भी इसमें इंफेक्शन या कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है तो तब क्या होता है, इन प्री मिच्योर इन्फेंट्स, जो प्री मिच्योर इन्फेंट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी डाइस्ट्रेस सिंड्रोम इज कॉमन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट की कमी की वजह से जो है उनको जो है रेस्पिरेटरी डाइस्ट्रेस सिंड्रोम जो है ये डिसऑर्डर जो है डेवलप होता है। उसके बाद ये यहाँ पे आप डायग्राम में इन स्ट्रक्चर को इजीली देख सकते हैं। नेजल कैविटी है, उसके बाद ये ओरल कैविटी आप देख रहे हैं, नॉस्ट्रल्स है, यहाँ पे ये फेरिक्स की पोजीशन दिखाई है, ये एपिग्लोटस है, लैरिंक्स है, लैरिंक्स ये फिर आगे ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया फिर डिवाइड हो गया लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस और राइट प्राइमरी ब्रोंकस में। उसके बाद जो है ये लंग्स की ये इंफीरियर लोब और उसके बाद सुपीरियर लोब दिखाई गई है, मिडल लोब है। उसके बाद ये जो डायफ्राम जो है ये दिखाया गया है, फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी जिसको कहते हैं, ये दिखाया गया है। तो ये सारी स्ट्रक्चर है। इधर देखें फिर ये एल्वोलाई जो है, इसमें देखें पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड को लेके जा रही है, जो फिर पल्मोनरी वेन्स दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। तो पल्मोनरी वेन जो है ये लेफ्ट आर्टरी में ब्लड को लेके जाएगी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है लेके आई थी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसफर हो सके। तो एक्चुअली ये पल्मोनरी आर्टरी या वेन ये एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम इसमें जो है देखेंगे, नेक्स्ट जो इसमें स्ट्रक्चर है, प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच ऑलवेज रिमेन इन इनसाइड द लंग्स ऑफ ह्यूमंस। तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1.5 लीटर है। उसके बाद टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ लंग्स जो है वो कितनी होगी, टोटल जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, 5 लीटर जो है वो क्या होगी, कैपेसिटी होगी लंग्स की। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम ब्रीदिंग, ब्रीदिंग की दो टाइप्स है, इंस्पायरेशन है या एक्सपायरेशन। इसमें देखना है हमने क्या क्या चेंजेस आती हैं। सबसे पहले तो इनका दूसरा नाम इनहेलेशन है और इसी तरह एक्सपायरेशन का नाम जो एक्सहेलेशन है। बेसिक मैकेनिज्म जो है इसमें पैसिव एक्सपेंशन ऑफ लंग्स होती है, जबकि एक्सपायरेशन में पैसिव कंट्रैक्शन ऑफ लंग्स है। नेचर जो है इसमें एक्टिव प्रोसेस है, मसल कंट्रैक्शन है, जबकि इसमें जो है पैसिव प्रोसेस है इन्वॉल्विंग इलास्टिक रिक्वायर। इसमें क्या हो रहा है, टेकिंग ऑफ एयर इनटू लंग्स, इसमें क्या हो रही है, रिमूवल ऑफ एयर हो रही है विद द लो ऑक्सीजन एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम द लंग्स टू आउटसाइड बॉडी हो रही है। उसके बाद डायफ्राम, इसमें डायफ्राम के मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो डायफ्राम मूव्स डाउन कर जाता है और उस डायफ्राम की जो शेप है वो लेस डोम लाइक हो जाती है, जबकि इसमें बिल्कुल उसके वाइस वर्सा डायफ्राम के मसल रिलैक्स करेंगे, डायफ्राम मूव्स अप करेगा और उसकी डायफ्राम की जो शेप होगी वो मोर डोम लाइक हो जाएगी। जबकि इसमें रिब के मसल इंस्पायरेशन में कंट्रैक्ट करते हैं, जबकि एक्सपायरेशन में रिब्स के मसल रिलैक्स करेंगे। इसमें जो रिब केज होगा मूव अपवर्ड करेगा, फॉरवर्ड करेगा और आउटवर्ड मूव करेगा, जबकि इसमें एक्सपायरेशन में बिल्कुल उसके वाइस वर्सा मूव डाउनवर्ड करेगा, इनवर्ड करेगा और बैकवर्ड मूव करेगा। इसमें जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज कर जाएगा इंस्पायरेशन में, जबकि इसमें जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा डेफिनेटली प्रेशर जो है उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इसमें एक्सपायरेशन में प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
इसमें एयर जो मूव करेगी ये इनटू लंग्स मूव करेगी, और इसमें जो एयर मूव करेगी आउट ऑफ लंग्स मूव करेगी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है यहां से डेवलप किए जाएंगे यूएचएस में। तो हर एक की पॉइंट्स एक अपनी इंफरादी अहमियत रखता है, और हर एक की पॉइंट्स को आपने देखना है कि क्या हो रहा है इंस्पायरेशन में, एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, ताकि अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। इस टेबल को अच्छे तरीके से देखिएगा, इसलिए मैंने इसको टेबल फॉर्म में लेके आया हूं इस टॉपिक को, और एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने उनके पॉइंट्स लिखे ताकि आपको याद करने में क्या हो, आसानी हो स्टूडेंट। उसके बाद जो है प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ ब्रीदिंग टू फेज, अभी आपने पढ़ा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है। उसके बाद जो है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में ये देखिए इफेक्ट है, इसमें आप देख रहे हैं डायफ्राम कंट्रैक्ट किया है, यहाँ पे डायफ्राम रिलैक्स था, ये लेस डोम लाइक स्ट्रक्चर थी, यहाँ पे ये देखिए मोर डोम लाइक स्ट्रक्चर बनी है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इंक्रीज किया है, प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज किया है, जबकि यहाँ पे एक्सपायरेशन में देखें प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे ये डायग्राम में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंटरकोस्टल मसल जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लेक्स कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो क्या कर रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनको अच्छे तरीके से देखिएगा, इन कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, जो इंटरकोस्टल मसल है उनकी कंट्रैक्शन से क्या हुआ, और इधर इंटरकोस्टल के मसल रिलैक्स हुए हैं तो उनसे क्या हुआ है, डायफ्राम पे क्या इफेक्ट पड़ा है, डायफ्राम कंट्रैक्ट कर रहा है, डायफ्राम यहाँ पे रिलैक्स कर रहा है, यहाँ पे लेस डोम लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मोर डोम लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। तो एक एक पॉइंट जो मैं बेटा इधर बता रहा हूं वो एक एक पॉइंट एक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इसमें ओवरव्यू ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रही है, ऑक्सीजन मूव किया है एल्वोलाई ऑफ लंग्स में, फिर कैपिस का हिस्सा बनी है, फिर ये यहाँ पे आर्टरी में पहुंच चुकी है, लेफ्ट आर्टरी में, यहाँ से फिर पूरी बॉडी को पहुंच रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से जो है ये इधर पार्ट बनी है, और इधर से फिर कैप्रीज का, और फिर कैप्रीज से आउटसाइड इन्वायरमेंट का हिस्सा बन रही है, ठीक है, एल्वोलाई से आउटसाइड जो है रिमूव हो रही है। तो एक पाथवे है, और ये जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की ये जो एक्सचेंज हो रही है ये सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है। और ये क्यों एक्सचेंज हो रही है, ड्यू टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये इनटेक ऑफ ऑक्सीजन या आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। हाँ, इसमें सबसे पहले फीचर देखें, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट जो चीज करती है हीमोग्लोबिन होती है, एफिशिएंट कैरियर है, स्मॉल पोर्शन प्रोपोर्शन थ्रू द प्लाज्मा इन डिसॉल्व फॉर्म। उसके बाद लंग्स में हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाएगी, और इसका जो कलर होगा वो ब्राइट रेड होगा। उसके बाद मैक्सिमम कैपेसिटी जो है इसकी 20 ml पर 100 ml एट दी सी लेवल है, जब ब्लड जो है वो क्या हो 100% सैचुरेटेड हो। और उसके बाद अंडर नॉर्मल कंडीशन जो है ब्लड ऑफ एल्वोलाई ऑफ लंग इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड एट दी 115 mm पर मर्करी ऑक्सीजन टेंशन जो है इस पे क्या है 19.6 ml ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ब्लड, और जबकि HB जो है इज 98% सैचुरेटेड। एट दी एरोबिक लेवल पे क्या है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज अनस्टेबल एंड स्प्लिट इनटू अ नॉर्मल पर्पल रेड हीमोग्लोबिन। अब देखिए आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखना है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसका कलर जो है वो पर्पल रेड हीमोग्लोबिन है, जबकि जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है उसका कलर जो है ब्राइट रेड है। तो ये कलर जो है इससे भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेवलप किया जाएगा, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। 19.6 है या 20 ml है, ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। 100% सैचुरेटेड है या उसके बाद ये 98% सैचुरेटेड है, इसको भी अच्छे तरीके से देखिएगा। एरोबिक लेवल पे क्या होता है कि ये जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ने उसको दोबारा जो है क्या कर दिया, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। तो किस एंजाइम ने किया है ये भी की पॉइंट याद रखिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, जो है कार्बोनिक एनहाइड्राइज। उसके बाद अनस्टेबल एट द प्रेशर बिलो, अगर प्रेशर जो है 60 mm पर HG से जो है कम हो जाए तो इसका जो है क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। एवरी 100 ml ऑफ ब्लड गिव द 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द एरोबिक टिश्यू। उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग द ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन है। देखिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, टेम्परेचर है, पीएच है। एक बात याद रख लें, कार्बन डाइऑक्साइड
की अगर बात करें ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी के हवाले से, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डेफिनेटली ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाएगा, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। इस तरह टेम्परेचर में भी सेम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ऑक्सीजन की होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो पीएच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पीएच इंक्रीज कर रही है, ऑक्सीजन की होल्डिंग जो कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर पीएच डिक्रीज कर रही है, ऑक्सीजन की होल्डिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी ये दोनों जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनको आप इधर देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज की, ऑक्सीजन टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, कैपेसिटी टू होल्ड दी ऑक्सीजन आल्सो डिक्रीज, और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज किया है तो क्या हो जाएगा, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड टू टिश्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की तरफ हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल्स क्या है, इंक्रीज दी मस्कुलर एक्टिविटी, और उसके बाद पीएच, पीएच डिक्रीज करेगी तो ऑक्सीजन बॉन्डिंग जो है हीमोग्लोबिन के साथ वो भी डिक्रीज कर जाएगी। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि जब पीएच डिक्रीज हो रही होगी तो इसका मतलब है जो H प्लस कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ये H प्लस कंसंट्रेशन क्या करेगी, जो H प्लस होगा कंबाइन विद द प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल काजिंग द डिक्रीज इन इट्स एबिलिटी टू बाइंड द ऑक्सीजन। तो ये H प्लस साइन ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएंगे, जिससे उसकी ऑक्सीजन की जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी हीमोग्लोबिन की उसको डिक्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से ये फैक्ट्री इफेक्टिंग का टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहले देखते हैं सॉल्युबिलिटी देखते हैं। सॉल्युबिलिटी जो है इसकी मोर सॉल्युबल देन द ऑक्सीजन है। रूट जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन सेल डिसॉल्व इन द टिश्यू फ्लूइड, उसके बाद पॉजिटिव टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है CO2 इज मोर इंपॉर्टेंट एज ए रेगुलेटर ऑफ नॉर्मल एल्वेलुलर वेंटिलेशन ब्रीदिंग। उसके बाद इसकी परसेंटेज देखेंगे, 20% जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में मौजूद है, जबकि 5% जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स की फॉर्म में मौजूद है। और उसके बाद जो है 70% जो है बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में मौजूद है, 5% डिसॉल्व फॉर्म। इसमें आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट देखना है वो देखना है सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी फॉर्म में, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, और सबसे कम अमाउंट किसकी फॉर्म में, डिसॉल्व प्लाज्मा की फॉर्म में है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि आप देखेंगे मल्टीपल चॉइस का। स्मॉल इंपॉर्ट जो है कार्बोक्सिल कंबाइन विद पोटेशियम की फॉर्म में है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एज ए बाइकार्बोनेट आयन, ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है एरोबिक टिश्यू पे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वहां पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बोनिक एनहाइड्राइड की मौजूदगी में कार्बोनिक एसिड H2CO3 बन रहा है, और H2CO3 दोबारा जो है उसकी ब्रेकडाउन हो रही है, H प्लस और बाइकार्बोनेट साइन बन रहे हैं। तो ये H प्लस और बाइकार्बोनेट साइन दोबारा मिलेंगे एंड गिव्स अस कार्बोनिक एसिड H2CO3 देगा। और इसी तरह H2CO3 जो है गिव्स अस, फिर ये क्या देगा, दोबारा जो है इसकी ब्रेकडाउन हो रही है, रिवर्स CO2 H2O बन रहा है। तो ये देखें, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो एरोबिक टिश्यू और लंग्स में हो रहा है। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ ब्लड फॉर दी कैपेसिटी ऑफ ब्लड फॉर CO2, आर्टिकल जो ब्लड है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है अबाउट 50 ml ऑफ CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड, जबकि वीनस ब्लड जो है उसमें 54 ml ऑफ CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड है। और इसी तरह ईच 100 ml ऑफ ब्लड टेक द 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड as it passes through the tissue and gives out the 4 ml of carbon dioxide as it passes through the lung। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, 54 ml, 50 ml, 100 ml, 4 ml, इनको स्टूडेंट अच्छे तरीके से देखिएगा। नेक्स्ट जो है हम मूव करते हैं। देखें, इसमें एक बड़ा इजी पाथवे आपको जस्ट लर्न कराने के लिए जो है, ये एक टेबल जो है, एक ड्रेन जो है मैंने यहाँ पे शो किया है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन दी लंग्स हो रही है, पल्मोनरी गैस एक्सचेंज है, जबकि बी में जो है इंटरनल रेस्पिरेशन इन दी बॉडी टिश्यू, सिस्टेमिक कैपिलरी गैस एक्सचेंज हो रही है। देखिए, ऑक्सीजन इज लोडेड इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड। और यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज अनलोडेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लोडेड इनटू अ ब्लड। यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन लोडेड कैसे हो रही है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड अनलोडेड कैसे हो रही है। ये देखें, ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन लोडिंग हुई, और ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिली है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गई है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसको सेंड कर दी जाएगी, रेड ब्लड सेल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पल्मोनरी कैपिलरी थी, और यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, ये बाइकार्बोनेट और H प्लस मिल रही है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है, कार्बोनिक एसिड से CO2 और H2O बने, और यही CO2 जो है दोबारा क्या होगी, एल्वोलाई की तरफ गई है, और इस तरीके से ये आउटसाइड जो है क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। जबकि अगर आप इधर देखें इंटरनल रेस्पिरेशन, यहाँ पे देखें ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यू सेल से कैपिलरीज की तरफ मूव कर रही है,
और यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है जो अभी मैं आपको बता के आऊँ, कार्बोनिक एसिड या ये फिर बाइकार्बोनेट आयन बन रहे हैं। और जबकि इधर ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, ये देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो थी वो जो है टूट रही है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन जो है किसको सप्लाई की जा रही है, टिश्यू की तरफ सप्लाई की जा रही है। तो बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन हुई, यहाँ पे अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है। किधर अनलोडिंग हो रही है, लोडिंग किधर हुई, कौन सी स्टेज पे है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, टर्नल रेस्पिरेशन में यहाँ पे लोडिंग हुई, और यहाँ पे क्या हो रही है, अनलोडिंग हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको याद रखना है आपने। नेक्स्ट जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अबाउट 70 to 85% कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज कैरीड। ये 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड की जा रही है ब्लड में, वो किसकी फॉर्म में है, एज अ बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में है। डेल्टा ऑप्शन जो है ठीक। नेक्स्ट है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 10 to 20% इट फॉर्म व्हेन द CO2 कंबाइन विद द, ये CO2 किसके साथ कंबाइन करके अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। उसके बाद रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, हीमोग्लोबिन है या मायोग्लोबिन है, इनको देखेंगे। लोकेशन जो है हीमोग्लोबिन की ब्लड है, जबकि मायोग्लोबिन की जो लोकेशन है वो मसल। ऑक्सीजन ट्रांसफर जो है हीमोग्लोबिन जो है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू थ्रू ब्लड ट्रांसफर हो रही है, जबकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की ट्रांसफर है वो हीमोग्लोबिन टू एरोबिक रेस्पिरेटरी मसल्स में। हीमोग्लोबिन की अगर बात की जाए तो इसमें ऑक्सीजन स्टोरेज नहीं हो रही, जबकि अगर मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पे हो रही है ऑक्सीजन स्टोरेज। यस। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ईच एसोसिएटेड विद आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप, जबकि मायोग्लोबिन में बात की जाए तो 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ईच एसोसिएटेड विद आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप। कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन की बात करें तो मोर कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की जो है, उसके बाद अगर मायोग्लोबिन की बात की जाए तो कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन लेस है। इसी तरह एफिनिटी विद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की लेस है, जबकि मायोग्लोबिन की कैपेसिटी फॉर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन जो है मोर है। और अगर हीमोग्लोबिन में बात की जाए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाउंड 4 मॉलिक्यूल बाउंड कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं, जबकि इधर जो है मायोग्लोबिन में एक जो है बाउंड कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, लास्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें देखें 3 डिसऑर्डर पढ़ने हैं आपने यूएचएस के सिलेबस के मुताबिक 2019 के। ट्यूबरकुलोसिस है, एम्फीसीमा है या कैंसर है। एम्फीसीमा देखें इन्फेक्टिव डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एम्फीसीमा में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एल्वोलाई है, जबकि कैंसर में क्या है, लंग्स मैलिग्नेंट ट्यूमर, पोटेंशियली अनलिमिटेड ग्रोथ है। इसकी काज देखें तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, माल न्यूट्रिशन है, पुअर लिविंग कंडीशन है। एम्फीसीमा में देखें तो इसकी जो मेन काज है, मेजर काज स्मोकिंग है। कैंसर में देखें तो 90% जो है स्मोकिंग है। उसके बाद कुछ अदर पोल्यूटेंट्स भी हैं जो उसकी काज बनते हैं कैंसर की। उसके बाद पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसमें कंडीजियस डिजीज है, लंग्स डैमेज होते हैं, कफ है, फीवर है, ये चीजें। जबकि अगर हम एम्फीसीमा की बात करें, स्मोक केमिकल जो है वो क्या कर देते हैं, एल्वोलाई को वीक कर देते हैं। इरिटेंट स्मोकर्स, कफ है, ब्रस्टिंग ऑफ वीक एल्वोलाई हो जाती है। उसके बाद अब्जॉर्बेटिव एरिया है, गैसेस एक्सचेंज, ब्रीथलेस, एंड ये सारे जो सिम्टम है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स है, ऑब्स्ट्रक्शन है, एयर रेजिस्टेंस, ये सारी जो है इसमें पैथोजेनिस है। जबकि इधर बात करें कैंसर में क्या होगा, पैथोजेनिस में मैलिग्नेंट ट्यूमर है, लोकल एक्सपेंशन बाय इन्वीजन है, सिस्टेमिक बाय मेटास्टेसिस, ऑक्लूजन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज है। और इसी तरह अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मेडिसिन यूज की जाती है, जबकि इसमें क्विटिंग स्मोकिंग है। उसके बाद ब्रोंकोडाइलेटर या एंटीबायोटिक्स यूज की जा सकती हैं, जबकि कैंसर में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज।